अब हम बात करेंगे हमारे जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इससे पहले कि हम बात करें कि हमारे पास कौन-कौन सी लिखी है बेस्ट प्रैक्टिसेस, उससे पहले हम थोड़ी कॉमन बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारी सबसे कॉमन बेस्ट प्रैक्टिसेस वो हैं कि तो कुछ ऐसी हैं कि सबसे पहले तो आप कभी भी वेर का यूज़ नहीं करोगे। अगर आप करते भी हो तो आप इसको बहुत कम कर दोगे वेर के यूज़ को, ठीक है? और एक दूसरा दूसरा इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है हमारे पास जावास्क्रिप्ट की, कि आप कभी भी डबल इक्वल टू यूज़ नहीं करोगे। आप हमेशा क्या यूज़ करोगे? ट्रिपल इक्वल टू। वेर हो गया, ट्रिपल इक्वल टू हो गया, और ऐसे ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कि हम फॉलो करते हैं। तो यहीं पे मैंने वो सारी प्रैक्टिसेस लिखी हुई हैं। तो पहला देखते हैं, डिक्लेरेशन ऑन द टॉप। तो आप जब भी कोई वेरिएबल बना रहे हो तो आप क्या करो, हमेशा टॉप पे और एक जगह लिखो ताकि आपको इजीली पढ़ने में आ जाए, और उनको आपको अगर चेंज करना है तो बाद में आप उनको इजीली वहां पे जाके चेंज कर सको। यहाँ पे दूसरा क्या है, इनिशियलाइज़ वेरिएबल्स। तो क्या है कि आप कभी भी किसी वेरिएबल को खाली मत छोड़ो, ठीक है? अगर उसको आप अवॉइड छोड़ोगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगर कोई भी चीज़ अनडिफाइंड होती है तो उसको बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। तो आप ट्राई करो कि अगर आपका वो नंबर है तो आप उसे 0 कर दो, अगर वो स्ट्रिंग है तो उसे एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो, और अगर आपके पास ऐसी कोई वैल्यू है जो आप उस टाइम पे डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसे डायरेक्टली लिख दो कि वो नल के बराबर है। तो नल का मतलब ये होता है कि उसमें अभी वैल्यू नहीं है लेकिन उसमें बाद में वैल्यू आ जाएगी, तो आप नल का यूज़ वहाँ पे कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, डिक्लेयर ऑब्जेक्ट एंड एरे विद कॉन्स्ट कीवर्ड। तो ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट या फिर एरे बनाना है तो आप हमेशा कॉन्स्ट कीवर्ड से बनाओ। ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है कॉन्स्ट कीवर्ड से बनाने की। एक और चीज़ है कि अभी क्या है कि देखो 3 तरीके के वेरिएबल हैं। अभी हमें पता है कि एक है वर, एक है लेट और एक है कॉन्स्ट। अब क्या है, देखो वर तो यूज़ करना नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुराना है और उसको आजकल के कोड बेस में कोई यूज़ नहीं करता। अब बात करते हैं जो हमारे लेट और कॉन्स्ट हैं। अब लेट और कॉन्स्ट की भी एक प्रॉब्लम है कि क्या है कि आपको पता नहीं होता कि आप जो वेरिएबल बना रहे हो वो आप कैसा बनाओगे। देखो अगर आप एरे और ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो गारंटी है कि आप उसको क्या बनाओ, कॉन्स्ट से बनाओ। लेकिन अगर आप कोई वेरिएबल बना रहे हो और आपको नहीं पता कि वो आगे जाके कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा, तो उसकी अच्छी एक प्रैक्टिस क्या है कि आप उसको लेट से बना लो। ठीक है? आप क्या प्रैक्टिस रखो कि आप जब भी आप या तो एरे बना रहे हो या फिर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो आप उसको किससे बनाओ? आप उसको कॉन्स्ट से बनाओ। ये हमेशा आप करोगे। आप चाहे कुछ हो जाए, आपको एरे और ऑब्जेक्ट आपको हमेशा कॉन्स्ट से बनाना है। और अगर आप कोई वेरिएबल बना रहे हो जिसके बारे में आपको नहीं पता, जैसे कि आपने ईयर नाम का कोई वेरिएबल बनाया, अब आपको नहीं पता कि वो कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा। तो क्योंकि अगर वो आपने गलती से उसे कांस्टेंट लिख दिया और बाद में आपने उसकी वैल्यू को चेंज करने का ट्राई करा, तो उसमें आपको एरर मिल देखने को मिलेंगे। और इसमें क्या होता है कि जब आपका कोड बेस छोटा होता है कि मतलब 100-200 लाइन का है, तो वो ईज़िली मिल जाता है। जब बहुत ही ज़्यादा बड़ा कोड है, मतलब कि 1000 लाइन, 500 लाइन, तो उसको ढूँढना बड़ा मुश्किल होता है, और फिर उसको ढूँढ के दोबारा उसकी डिक्लेरेशन को चेंज करने में बड़ी मेहनत लगती है। तो उससे अच्छी टेक्निक क्या है कि आप लेट से ही बना लो हमेशा उस कीवर्ड को, ठीक है? आप क्या करो, उसको लेट से बना लो, और अगर आपको लगता है कि वो कांस्टेंट रहेगा, तभी जब आप कंफर्म हो 100% कि वो चीज़ कांस्टेंट रहेगी, तो ही आप उसको किससे बनाओ, आप उसको कॉन्स्ट से बनाओ, तभी जब आपको पता हो कि वो 100% कांस्टेंट रहेगी और वो चेंज नहीं होगी। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चौथा पॉइंट, डोंट यूज़ न्यू ऑब्जेक्ट। तो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि जो एरे था उससे एक और तरीका था न्यू एरे बनाने का तरीका, कि उससे भी एरे बनता था, तो उसको यूज़ नहीं करना है हमें। और ऑब्जेक्ट बनाने के तरीके में भी यही था कि एक न्यू ऑब्जेक्ट तरीका होता है, ऐसे ही स्ट्रिंग बनाने का एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं न्यू स्ट्रिंग। तो जितने भी ये न्यू वाले मेथड है, इनको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें अनएक्सपेक्टेड एरर दे सकते हैं आगे जाके। जो ट्रेडिशनल वे चल रही है एरेज़ और ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, हम उनको ही यूज़ करते हैं। हाँ, लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट जो हम आगे बनाते हैं, जैसे डेट बनाते हैं, तो उसको हमें न्यू से ही करना पड़ता है। वो उसमें कोई शक नहीं है कि आप उसको न्यू से ही करोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट देखते हैं, बी अवेयर ऑफ ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। तो यहाँ पे कोरोजन की बात चल रही है, जो कि ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन होता है हमारा जावास्क्रिप्ट में, कि कौन सा कब कब कौन किसे स्ट्रिंग में चेंज कर दे और कभी वो स्ट्रिंग को नंबर में चेंज कर देता है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है। तो इसके बारे में तो हमने स्टार्टिंग से पढ़ते आ ही रहे हैं कि हमेशा ट्रिपल इक्वल टू यूज करने हैं। डबल इक्वल टू तो आप डबल इक्वल टू और वेयर तो भूल जाओ कि जावास्क्रिप्ट में होते हैं। सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यूज़ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। तो हमें पता है कि हर जगह हम क्या कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं, ताकि उसकी अगर बाद में कोई वैल्यू मिले, तो वो क्या है, वैल्यू जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको वो ओवरराइड कर दें। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। 8वीं क्या है कि एंड योर स्विचेस एंड विद डिफ़ॉल्ट्स। तो ठीक है, मतलब जो हमारा स्विच स्टेटमेंट होता है, उसमें हमें हमेशा डिफ़ॉल्ट वाला केस भी लगाना चाहिए, ताकि अगर कोई भी ऑप्शन आपका मैच ना करे, तो वो डिफ़ॉल्ट से हो जाए। तो ये तो ख़ैर काफ़ी छोटे-छोटे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अगर आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक
यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वो है आर्टिकल, तो इसका कॉपी लिंक करते हैं और अपने ब्राउजर में जाके पेस्ट कर देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये जो आर्टिकल है जिसके अंदर कि आप देखोगे 30 से ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रखी हैं जावास्क्रिप्ट की, तो इनको पढ़ना। तो उसमें ज़्यादातर हमने पढ़ रखी हैं, ऑफ कोर्स कुछ कुछ हमने नहीं पढ़े होंगे, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करना चाहिए और डोंट यूज़ शॉर्ट हैंड। मैंने पहले भी कहा था कि शॉर्ट हैंड कभी यूज़ नहीं करने चाहिए क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कई बार। और देखो यहाँ पे जेएस लिंटल यूज़ करना चाहिए, और जो आपकी स्क्रिप्ट है हमेशा आखिरी में रखनी चाहिए अपने एचटीएमएल कोड में। डिक्लेयर वेरिएबल आउटसाइड ऑफ द फॉर स्टेटमेंट, तो काफ़ी छोटे मोटे यहाँ पे आप देखोगे बेस्ट प्रैक्टिसेस दे रखी है। तो इसको पूरे आर्टिकल को आप एक बार पूरा पढ़ लेना काफ़ी अच्छे से। तो इसमें काफ़ी देखो अच्छी चीज़ बता रखी हैं, और काफ़ी मतलब एक अच्छा वो बता रखा है कि अच्छी प्रैक्टिसेस कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए। देखो बेकार प्रैक्टिस तो कुछ होती ही नहीं है, मतलब आप अगर बैड से भी वेरिएबल बना रहे हो तो वो बेकार बात नहीं है, क्योंकि उसमें क्योंकि लैंग्वेज में वो चीज़ एग्जिस्ट करती है तो आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है कि जब आप बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करते हो तो आप ज़्यादा मॉडर्न लैंग्वेज लिखते हो। जैसे जैसे आप हल्के-हल्के, जैसे हम ES6 लिखते हैं, ठीक है? पहले भी हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आपने अभी देखा ही होगा कि जैसे हम लूप यूज़ करते थे, फिर हम मॉडर्न लूप यूज़ करने शुरू कर दिए हम लोगों ने। तो ऐसे क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें जेएस में थोड़ा मॉडर्न होती जा चली जाती हैं। तो आप क्या है उन मॉडर्न चीज़ों का यूज़ करें। यहाँ पे देखें कि कर्ली ब्रेसेस यूज़ करें न्यू ऑब्जेक्ट के अलावा। ये भी वही है अरे वाला। स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करना चाहिए हमें। बी केयरफुल विद ये फॉर इन लूप, ठीक है। रीड 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 ओके। सेल्फ एग्जीक्यूटिंग फंक्शन, तो उसमें ज़्यादातर चीज़ हमने पढ़ी हुई है, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। तो वापस चलते हैं अपनी पीडीएफ में। तो यहाँ पे इसका लिंक है और आप इसको देख लेना एक बार। अब चलते हैं, अब हम देखेंगे फॉर्मेटर और लिंटर क्या होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे 3 चीज़ों के बारे में, एक्चुअली 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे पहले। अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि ये फॉर्मेटर क्या होता है और ये लिंटर क्या होता है। तो जितने भी प्रोफेशनल वेब डेवलपर होते हैं या जितने भी प्रोफेशनल फ्रंट एंड या फिर बैक एंड या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फुल स्टैक इंजीनियर या जो भी टाइटल दे लो उनको, तो वो क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, प्लगइन्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक्सटेंशंस हो गई या फिर अलग-अलग सॉफ्टवेयर हो गए, तो उनका वो यूज़ करते हैं जिससे कि उनका डेवलपमेंट फास्ट हो चुके हैं, जिससे कि उनका डेवलपमेंट फास्ट हो जाए। तो उसी में से 2 हमारे बड़े इंपॉर्टेंट टूल हैं, एक का नाम है फॉर्मेटर और एक का नाम है लिंटर। तो हम इनको एक-एक करके देखते हैं कि ये क्या है और इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम तो वार्निंग हम बाद में पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्मेटर क्या होता है। तो फॉर्मेटर क्या होता है कि फॉर्मेटर एक ऐसा टूल है जो आपके कोड को ना फॉर्मेट कर देता है। जैसे कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम कुछ भी कोड लिख देते हैं। हमने जैसे कि लेट ए इक्वल टू लेट ए इक्वल टू 10, ऐसे हम कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है? लेट ए इक्वल टू 10, कहीं हमने लिख दिया लेट ए, फिर बीच में स्पेसिंग दे रहे हैं 10 ये दे दिया, और कहीं-कहीं तो हम कुछ और ही लिख रहे हैं कि लेट ए फिर स्पेस दिया और फिर आगे ऐसी डायरेक्ट वैल्यू लिख दी। तो इन सब से क्या है, इन सबको क्या है एक कंसिस्टेंट बनाने के लिए कि सबका कोड एक जैसा दिखे, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग फॉर्मेटर। फॉर्मेटर क्या करता है कि आपका जो कोड है उसके अंदर एक जो फाइल होती है हर फॉर्मेटर के अंदर स्पेसिफाइड होती है कि कहाँ पे कितना स्पेस देना है, कहाँ पे क्या चीज़ करनी है, तो वो सारी चीज़ें वो कर देता है। जैसे कि देखो किसी भी जैसा अभी अभी तक हमने देखा है कि जब भी मैं वेरिएबल बनाता हूँ, तो मैं हमेशा कैसे बनाता हूँ, पहले मैं लेट लिखता हूँ, फिर ए लिखता हूँ, फिर स्पेस देता हूँ, फिर इक्वल टू लिखता हूँ, फिर स्पेस देता हूँ, फिर उसकी वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है? तो मैं ये हमेशा यूज़ करता हूँ। तो आप देखोगे ज़्यादातर फॉर्मेटर में भी ऐसा ही होगा कि आप ये चीज़ें इतना आप स्पेसिंग वगैरह यूज़ करें। जैसे कि एचटीएमएल में होता है कि यहाँ पे आप क्या दोगे, 4 उसका स्पेस दोगे, 4 स्पेस का स्पेस दोगे आप, ठीक है? तो ये भी फॉर्मेटर में पहले से होता है, कहाँ पे कितना स्पेस देना है, तो क्या होता है फॉर्मेटर में सारी चीज़ें पहले से होती हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है बहुत अच्छे से कि a formatter is a tool that automatically adjusts the formatting of your code to allow a specific set of rules और guidelines। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हर फॉर्मेटर के अंदर कुछ स्पेसिफाई रूल और गाइडलाइंस पहले से डाल रखी होती हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि यहाँ पे देखो कि आप क्या है, जब आपको वेरिएबल कोई डिक्लेयर करना है तो आप ऐसे करो। आप ये तरीके यूज मत करो जो ऊपर दे रखे हैं मैंने 3, ये 3 तो बहुत बेकार है। आप ये लिखोगे तो देखो उसमें रीडेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। और जैसे कि मानते हैं कि आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो। अब देखो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम लोग, ओबीजे लिख लेता हूँ मैं, ऐसी रैंडम सा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखता हूँ 2, ठीक है? तो अभी देखो ये ऑब्जेक्ट है, देखो ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट, और मैं इसको कॉपी कर दूं और यहाँ लाके पेस्ट कर दूं। अब देखो ये ऑब्जेक्ट और थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, हाँ इसका नाम 2 कर देता हूँ।
देखो अब क्या है, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है सेम टू सेम, ठीक है। ये भी एक ऑब्जेक्ट है पहला वाला, और दूसरा वाला भी एक ऑब्जेक्ट है। अब देखो पहले वाले ऑब्जेक्ट को भी आप देखो, दोनों हैं वैलिड ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि इनवैलिड ऑब्जेक्ट है। आप उसको चाहे एक लाइन में लिखो चाहे दो लाइन में लिखो, लेकिन आप देखो दूसरा वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कितनी ज्यादा रीडेबिलिटी है, कितनी आसानी से मुझे उसका नाम पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, उसमें कितनी प्रॉपर्टीज हैं, और कहाँ मुझे अगर नई प्रॉपर्टी देनी है तो कॉमा लाके मैं अचानक से दे दूंगा। और दूसरी साइड इसको देखो, इसमें इतना इतना अजीब सा कोड है ये। मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं आ रहे, कितना बैड 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 टेक्सिंग वाला ये कोड है कि आप देखो कितनी प्रॉब्लम है। आपको अगर जो मेरा दूसरा वाला ऑब्जेक्ट देखो, इसमें अगर मुझे प्रॉपर्टीज बढ़ानी होगी तो मैं एक के बाद एक बढ़ाऊंगा, तो देखो कितनी आराम से मुझे रीड कर सकता हूँ। और अगर ये दूसरी तरफ दूसरा ऑब्जेक्ट देखो, अगर मैं इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी बढ़ाऊंगा ना, तो मुझे बाद में स्क्रॉल करना पड़ेगा। अभी तो खैर इसमें कम है, अगर इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज बढ़ती चली जाएंगी, देखो इतना ही कंफ्यूजिंग दिखेगा ना कुछ टाइम के बाद। देखो फिर ये एक दूसरी लाइन में आना शुरू करेगा। और दूसरी तरफ देखो इसका कितना अच्छा है ये वाला, कि आप इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, देखो आप इसके एक के नीचे एक दोगे तो कितनी ज्यादा इसकी रीडेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो यही काम करता है आपको फॉर्मेटर भी, वो आपको अच्छे से फॉर्मेट करके देता है आपका कोड। अब मैं थोड़ा एरे की बात करता हूँ, तो एरे में ऐसा कुछ खास नहीं है। देखो जैसे आपने एक एरे बनाया एक्स नाम का, और उसके अंदर आपने दे दिया 1,2,3,4। अब देखो जब तक आपका बहुत छोटी वैल्यू हो तब तक आप ऐसा बनाओ तो बहुत ठीक है। मान लो कि आपके अंदर बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रिंग्स हैं, या फिर आपके एरे के अंदर बहुत बड़े बड़े आपके एरे के अंदर टेक्स्ट हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एरे बनाता हूँ और लंबे लंबे टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये चीज बेकार होगी, ये रीडेबिलिटी बेकार होगी, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको कुछ ऐसे कर सकते हो। तो ये भी क्या है, आपकी रीडेबिलिटी ज्यादा बढ़ाती है। यहाँ पे सेमीकोलन आएगा ऑफकोर्स। तो देखो ये भी क्या है, आपकी रीडेबिलिटी बढ़ाती है। दोनों है एरर, दोनों है एरे, बट ये क्या है, आपकी रीडेबिलिटी ज्यादा बढ़ाती है। अब ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि आपको हर बार सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या देना है। तो क्या करा कि जो वीएस कोड है और कोई जो कंपनी थी, उनने क्या करा, एक फॉर्मेटर का इन्वेंशन कर दिया। अब बहुत सारे फॉर्मेटर आते हैं, तो उसमें से एक बहुत ज्यादा पॉपुलर फॉर्मेटर है जिसका नाम है प्रिटियर। तो हमने HTML के स्टार्टिंग में आई थिंक इंस्टॉल करा था प्रिटियर, तो उसको हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। अब हम देखेंगे कि ये लिंटर क्या होता है। अब लिंटर एक और कमाल का टूल होता है जो कि हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूज करते हैं। तो लिंटर में क्या होता है कि उसके पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि जो हमारा फॉर्मेटर होता है वो क्या करता है, आपके कोड को फॉर्मेट करता है, मतलब थोड़ा ब्यूटीफाइड टाइप कर देता है वो, ठीक है। जो लिंटर होता है उसके अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जैसे कि आप हमेशा डबल कोट्स यूज करोगे, आप सिंगल कोट्स यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये मैंने आपको एक उसका रूल का नाम बता दिया। ऐसे ही उसके अंदर बहुत सारे रूल होते हैं, जैसे कि बहुत से लिंटर के अंदर एक रूल होता है कि आप कोई भी एम्प्टी वेरिएबल बना के उसे छोड़ नहीं सकते, आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप यूज नहीं करोगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। अ लिंटर ऑन द अदर हैंड इज अ टूल दैट एनालाइज योर कोड फॉर अ पोटेंशियल एरर, bugs or stylistic issues and provide feedback or warning to help you improve your code quality। तो जो हमारा कोड क्वालिटी है उसको एक अच्छा इंप्रूवमेंट देने के लिए हम लिंटर यूज करते हैं। इट कैन बी कैच वगैरह, हाँ ठीक है, यहाँ तक ये बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह है। तो यहाँ पे आप देखोगे काफी अच्छे से लिखा हुआ है कि बोथ फॉर्मेटर एंड लिंटर आर कॉमनली यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टू इम्प्रूव कोड क्वालिटी, रिड्यूस एरर एंड। तो इनको हम क्या है, दोनों को एक साथ यूज करते हैं, तो काफी मतलब काफी अच्छा इन्वायरमेंट हो जाता है हमारे जो हमारी कोडिंग का है, और काफी ईजी हो जाता है। अब देखो जैसे ही हम फॉर्मेटर यूज करना शुरू करते हैं ना, तो हमें तो कोड के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि कहाँ पे सेमी कॉलन आएगा, कहाँ पे क्या बंद करना है। आप जैसे ही उसे सेव करोगे या फॉर्मेट करोगे फाइल को, तो आपकी फाइल अच्छी खासी दिखने में हो जाएगी। और दूसरी तरफ आपको, अगर आप कोई बहुत छोटे मोटे एरर कर रहे हो, ठीक है, तो वो लिंटर ठीक कर सकता है। अब लिंटर ऐसा नहीं है कि आपका बहुत बड़ा एरर ठीक कर देगा, कि आपने कोई बहुत बड़ा आपने क्या करा कि आपने बहुत बड़ा कोई ऐसा एरर कर दिया, कोई लॉजिकल एरर कर दिया, तो वो ठीक नहीं कर सकता। वो सिर्फ ये ठीक कर सकता है कि आपने एरे बनाया था, आपने एरे को यूज नहीं करा, या फिर आपने ये मेथड यूज करा, तो वो ये छोटे मोटे रूल बस कर सकता है। और वैसे क्या होता है, हमारे पास एक नॉर्मल सा वो भी होता है एरर देखने वाला। अगर आप क्या करोगे अपने VS कोड में कंट्रोल और बैकटिक दबाओगे तो आपको ये कुछ खुलेगा। और फिर अगर इसमें आप प्रॉब्लम पे आके क्लिक करोगे तो आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम ऐसे लिख के दिख जाएंगी आपको यहाँ पे, ठीक है। देखो कैन नॉट रीडिक्लेयर अ ब्लॉक स्कोप एलिमेंट, जो मैंने यहाँ पे कर दिया, तो उस पर मैंने अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये मैंने जान चेक करे एरर्स। तो ये भी एक तरीका कि आप एरर देख सकते हो अपने। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, अब हम देखेंगे कि कैसे हम इसको डालेंगे अपने फॉर्मेटर और लिंटर को अपने क्या बोलते हैं उसे, VS कोड में। तो उससे पहले कि हम फॉर्मेटर और लिंटर को डालें,
एक बड़ी ही फेमस स्टाइल गाइड है, ठीक है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ उसका लिंक। तो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एक कंपनी है जिसका नाम है एयरबीएनबी। तो बहुत उनकी स्टाइल गाइड काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो स्टाइल गाइड क्या होता है? स्टाइल गाइड होता है कि जिस तरीके से आप कोड लिखते हो, आपका लिखने का स्टाइल को कहते हैं स्टाइल गाइड, कि कहाँ पे आप कितनी स्पेसिंग दोगे, ठीक है? जैसे कि आपने अगर सीएसएस पढ़ी, जैसे कि हम लोगों ने सीएसएस पढ़ी है, तो हम सीएसएस में क्या देखते थे कि जैसे कि आपने क्या लिखा, आपने लिखा ये क्या होता है, आईडी। आईडी लिखा, फिर आप क्या बोलोगे, एक स्पेस दोगे, फिर आप करली ब्रेसेस दोगे, और फिर आप उसके अंदर क्या लिखोगे, अपनी प्रॉपर्टी। जैसे कि आपने लिख दिया कलर रेड। अभी अभी ये वीएस कोड है, मुझे पता है, मैं एक फालतू की फाइल नहीं बनाना चाहता सीएसएस की, इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या है। अब देखो, एक अच्छा स्टाइल गाइड क्या होता है कि आप कहाँ पे कितना स्पेस दोगे, ठीक है, और क्या करोगे। जैसे कि आपने रेड दिया, अगर आप इसको ऐसा लिख दोगे, काम तो भी करेगा, लेकिन ये क्या है, ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आप एक स्टाइल गाइड फॉलो करो कि यहाँ पे स्पेस दो, ठीक है, देने को आप यहाँ पे भी दे सकते हो, लेकिन मत दो क्योंकि अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टाइल गाइड, कि एक स्टाइल होता है कि आप जिसको आप अडेप्ट करोगे अपने कोडिंग में लिखते टाइम। तो अगर आप इनकी ये जो मैंने लिंक दे रखा है यहाँ पे, तो जो मैंने ये वाला लिंक दे रखा है एयरबीएनबी स्टाइल गाइड का, उसको अगर आप खोलोगे तो आपको बहुत ही एक अच्छी रिपोजिटरी मिल जाएगी एयरबीएनबी की। तो इनकी बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी सीएसएस की रिपोजिटरी स्टाइल गाइड की बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन अभी जो आपके पास, हमारे पास है, वो जावास्क्रिप्ट वाली है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एयरबीएनबी की स्टाइल गाइड आती है, गूगल की स्टाइल गाइड आती है, और काफ़ी सारी स्टाइल गाइड आती है, लेकिन ये जो बहुत पॉपुलर है वो ये है कि जो एयरबीएनबी की स्टाइल गाइड है। तो अगर आप इसे देखोगे तो उसमें आपको हर जगह बता रखा है। जैसे कि इसमें मैं कुछ भी खोल देता हूँ, जैसे स्ट्रिंग्स। अब देखो उसमें बता रखा है कि क्या गलत है और क्या सही है। हमेशा देखो आप क्या है कि आप अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता कि एयरबीएन वाले सिंगल कोटेशन क्यों यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के लिए। मैं तो हमेशा डबल और या वो यूज़ करता हूँ, टेम्पलेट लिटरल। तो इनका ये तरीका है। अब ऐसा नहीं कि आप इसको ज़रूरी कि आप इसको हर चीज़ फॉलो करो, आपको जो अच्छा लगे आप वो फॉलो कर सकते हो। जैसे कि हम इसमें देखते हैं कुछ एरो फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बता रखा है कि बेकार तरीका कौन सा है और अच्छा तरीका कौन सा है एरो फंक्शंस को यूज़ करने का। तो ये पूरी की पूरी बहुत बड़ी गाइड है, तो उसको पढ़ना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसमें आप जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ सकते हो। जैसे कि वेरिएबल्स वाला है कि कैसे हमें वेरिएबल्स बनाने चाहिए और वगैरह वगैरह। तो उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करूँगा, ये मैं आपको आपको दे दूंगा कि आप इसको एक्सप्लोर करें और देखें कि इसमें क्या क्या लिखा है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम फॉर्मेटर और लिंटर का हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी एक क्या है कि देखो फॉर्मेटर तो फॉर्मेटर एक बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर फॉर्मेटर है जिसका नाम है प्रिटियर। और एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर लिंटर है जिसका नाम है ईएस लिंट। तो अब इन दोनों को देखेंगे कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं प्रिटियर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इंस्टॉल प्रिटियर विच इज़ ऑन वीएस कोड एक्सटेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि अपने एक्सटेंशन वाले इसमें जाना है, और यहाँ पे आपको लिखना है प्रिटियर। तो यहाँ पे आपको आगे सबसे पहला मिल जाएगा और आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो ये तो हमने पहले भी इंस्टॉल करा था, आई होप आपने कर लिया होगा। अब हम देखेंगे दूसरा स्टेप की इन वीएस कोड सेटिंग सेटअप द फॉर्मेटर एज प्रिटियर। यस, इतना लंबा चौड़ा क्या लिखा है ये, ठीक है। तो अब हमें क्या है, अब हमें अपना जो फॉर्मेटर है वो बताना पड़ेगा ना वीएस कोड को कि आप कौन सा फॉर्मेटर यूज़ कर रहे हो। अब ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ प्रिटियर ही एक फॉर्मेटर है, तो काफ़ी सारे फॉर्मेटर आते हैं। तो आप क्या करोगे, अपने इसमें राइट लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, और फिर यहाँ सेटिंग्स खोल लोगे, और फिर आप यहाँ सर्च करोगे फॉर्मेटर। तो आपको जो ये वाला ऑप्शन मिलेगा डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर वाला, इसमें आप करके बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो इसमें जो आपको ये वाला ऑप्शन है प्रिटियर कोड फॉर्मेटर ई एस बेन पी, ये वाला, तो आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये नन में रहता है, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट या तो ये नन में रहता है या फिर डिफ़ॉल्ट में रहता है, तो आपको उसको चेंज कर लेना है इस प्रिटियर वाले में। और फिर आपको तीसरा काम कौन सा करना है, आपको सर्च करना है सेव ऑन फॉर्मेट वाले पे। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है सेव ऑन फॉर्मेट। फिर आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट ऑन सेव, तो उसको आप क्या है, आप इसको चेक कर लेना। तो जैसे आप इसको चेक कर लोगे, जो अब आप क्या है कि आपको ना बार बार फॉर्मेट करने की नीड नहीं पड़ेगी। नॉर्मली क्या होता है कि आपको ये सब कोड लिखते हो, अगर ये सेव ऑन फॉर्मेट नहीं है तो आपको राइट क्लिक करना पड़ता है, फिर यहाँ पे आता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, फिर जब आप इस पे क्लिक करते हो फिर जाके आपका जो कोड है वो फॉर्मेट होता है।
लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, सेव ऑन फॉर्मेट कर दोगे, तो जब भी आप सेव करोगे अपना डॉक्यूमेंट, तो जो आपका कोड है वो अपने आप क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने लिखा लेट a इक्वल टू 10। अब मैं बहुत गंदा कोड लिखूंगा। अब जैसे मैं लिखूंगा कंट्रोल एस, उसने देखो क्या करा, उसने अपने आप देखो उसको फॉर्मेट कर दिया कोड को। अभी मैं लिख देता हूँ उसे लेट a इक्वल टू 10, देखो अब भी उसे फॉर्मेट कर देगा। इसको मैं बी दे देता हूँ नाम, ठीक है। अब आप क्या करोगे, a इक्वल टू 10 लिखोगे, तो देखो उसको उसने अच्छे से फॉर्मेट कर दिया। तो ये बड़ा ज़्यादा फायदा होता है हमारे फॉर्मेटर का, या फिर प्रेटियर का मैं कहूँ, कि क्या है कि आप कोड कितना भी बेकार लिख लो, वो आपका एट द एंड आपका कोड ठीक कर देगा। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन की बात है, ठीक है। मैं एक एरो फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन ए, और मैं इसको जानबूझ के इसका फॉर्मेट थोड़ा अजीब सा लिखूंगा। ठीक है, आप देखो जैसे मैं उसे सेव करूंगा, उसने क्या देखो, उसने अपने आप ऑटो फॉर्मेटिंग कर दी। उसे पता था कि जो मेरा ये पैरामीटर वाला है, इसके बाद एक स्पेस आना, तो देखो उसने स्पेस दे दिया। और ऐसे करके आप क्या कर सकते हो कि आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्मेटिंग हो सकती है आपके प्रिटियर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे लिखा भी यूज प्रिटियर एवरी टाइम यू सेव अ डॉक्यूमेंट। तो आप जितना भी बेकार कोड लिख लो, एट द एंड आपका वो क्या है, ठीक कर देगा। इसको हम एरे वगैरह के ऊपर देखते हैं कि एरे वगैरह के ऊपर कैसे काम करता है। आपने एक एरे बनाया, उसका नाम आपने दे दिया लाइक 2, 4, 6, 8, 10। अब जैसे ही आप देखो, मैं इसमें सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा, मैं इसे सेव करूंगा, देखो उसने ऑटो फॉर्मेटिंग करी। उसे पता था कि जितने भी एलिमेंट है सबके बीच में उसने स्पेस दे दिया, और आखिरी में कॉलन लगा दिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारा यूजफुल है। अब बात करते हैं अपने फॉर लिंटर के बारे में। तो लिंटर को हम अभी देख नहीं रहे हैं इंस्टॉल वगैरह करके, क्योंकि इतना यूज नहीं है अभी लिंटर का, ठीक है। क्योंकि लिंटर में थोड़े रूल वगैरह डालने पड़ते हैं, जब तक हम लोग जावास्क्रिप्ट में हैं, तब तक वो रूल्स की हमें नीड नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप रिएक्ट वगैरह में जाओगे, तो आपको रूल्स वगैरह की नीड पड़ेगी। लेकिन क्या है कि जो आपका रिएक्ट है, उसमें पहले से ही जो है ES लिंट क्या आता है, पहले से इंस्टॉल आता है। तो सब ES लिंट को आपको इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने एक्सटेंशन में जाना है, और यहाँ पे लिखना है ES लिंट। और ये आपको जो मिलेगा, आपको पहले इसको इंस्टॉल कर लेना है। फिर इसको इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको अपना एक कोड दिखाता हूँ, जो कि मेरे रिएक्ट का कोड है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, हाँ, तो ये रहा SRC के नहीं, नोड मॉड्यूल के अंदर होगा। नोड मॉड्यूल के अंदर नोड मॉड्यूल के अंदर ES लिंट कहाँ गया, मिल जा मिल जा। तो ये रहा मेरा ES लिंट। तो क्या होता है ना, एक फोल्डर बन जाता है अपने आप। तो इसके अंदर अगर मैं कॉन्फ़िग में जाऊंगा, एक्चुअली कॉन्फ़िग में नहीं जाऊंगा, इसके अंदर मैं कहाँ जाऊंगा, बिन के अंदर। नहीं नहीं, ये वाली फाइल नहीं है। यहाँ पे इसके एक जगह रूल्स लिखे रहते हैं, आई थिंक यही है क्या, लेकिन ये तो काफ़ी कम है। एक्चुअली क्या होता है ना, जो ES लिंट के रूल होते हैं, वो आपको डिफाइन करने पड़ते हैं। जैसे कि आप चाहते हो कि जैसे कि आप चाहते हो कि आपके में सिर्फ सिंगल कोट अलाउ हो, तो वो उसमें आप कर सकते हो। तो ऐसे छोटे मोटे जो रूल्स होते हैं, वो आपको अपने आप से डिफाइन करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर देखो मेरे इसमें पहले से ES लिंट इंस्टॉल है, तो अगर मैं इसकी कोई रैंडम सी फाइल खोल दूँ, लाइक index.js, ये, तो अगर मैं देखो इसकी ये रैंडम सी मेरी रिएक्ट की फाइल है, तो देखो अगर मैं इसमें एक वेरिएबल बनाऊंगा लेट ET नाम का, और उसको वैल्यू दे दूंगा मैं 10। अब मैं उसे सेव करूंगा, तो जैसे ही मैं उसे सेव करूंगा, देखोगे उसमें एक एरर आना शुरू हो जाएगा, और वो मुझसे देखो मुझे बताना बताना शुरू कर देगा, जो आपका ES लिंट है, कि ET इज डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड। फिर अगर मैं इसको उसकी थोड़ी सी वैल्यू दे दूंगा, तो भी मुझे वो एरर देता रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्या है कि आप कोई भी वेरिएबल अगर बनाते हो, तो आपको यूज करना पड़ेगा रिएक्ट में, आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते। देखो ET इज असाइन अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड। तो ये एक उसका ES लिंट का जो रूल है, यूज है। अब मैं इसको
बंद कर देता हूँ और वापस से हम आ जाते हैं अपने इसमें अपनी पीडीएफ में। तो ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि फॉर्मेटर और लिंटर का पूरा क्या मतलब है। तो अब हम चलते हैं वापस वार्निंग में कि वार्निंग क्या थी। तो वार्निंग ये है कि अगर आप स्टार्टिंग में use of formatter and linter after you code in JS for some times so that you have learned the syntax. Without learning syntax, it is not recommended to use this formatter and linter. तो क्या होता है कि जो ये फॉर्मेटर और लिंटर है ये हमारी कोडिंग तो काफी आसान कर देते हैं। ठीक है, ये तो हम देख सकते हैं कि अपने आप सेमीकोलन लगा देंगे और वो सारे काम अपने आप कर देंगे। लेकिन इससे क्या है कि आपको सिंटेक्स याद हो, आपको अगर सिंटेक्स याद नहीं है स्टार्टिंग में और अगर आप स्टार्टिंग से ये यूज करना स्टार्ट कर दोगे, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा आपको। क्योंकि एक बात ये है कि वो आपका सिंटेक्स ठीक कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ एक लिमिट तक ठीक कर सकता है। आपका जो लिंटर है, हमारा प्रिटियर है, वो सिर्फ एक लिमिट तक आपका जो कोड है आप ठीक कर सकता है। अगर आप उसको बहुत ज्यादा एक ऐसा कोड दे दोगे जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो उसको भी ठीक नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैं देखता हूँ कि लॉग और इसके अंदर मैं एक और कुछ लिख देता हूँ ईएस। अब देखो इसको ठीक नहीं कर सकता, उसे उसको समझ में नहीं आ रहा कि इसके अंदर आ कैसे गया ये सेमी कॉलन। तो वेल हमको तो पता है कि इसके अंदर सेमी कॉलन नहीं आ सकता, तो हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत से एरर हैं जो वो भी ठीक नहीं कर सकता लिंटर, आई मीन फॉर्मेटर। तो ये बहुत ज्यादा एक बेकार प्रैक्टिस होगी कि अगर आप स्टार्टिंग से ही फॉर्मेटर वगैरह यूज करना शुरू कर दोगे। इससे क्या है कि हमें सिंटेक्स याद नहीं होगा। अभी तो क्या है कि अभी हम जावास्क्रिप्ट में काफी मतलब नॉर्मल में आ गए हैं, लेकिन आगे आप देखोगे कि बहुत हमारा जो कोड है बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि फिर कहाँ पे आपको सेमी कॉलन लगाना है, कहाँ पे आपको कोटेशन लगाना है, कहाँ पे आपको पैरेंथेसिस लगाना है। तो ये चीज आपको अगर आप स्टार्टिंग से प्रिटेयर यूज करना शुरू कर दोगे तो बाद में आपको पता ही नहीं चलेंगे कि सिंटेक्स है क्या जावास्क्रिप्ट का। तो ये एक बहुत ज्यादा बेकार प्रैक्टिस होगी कि आप स्टार्टिंग से प्रिटियर वगैरह यूज करना शुरू कर दो। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं। इसीलिए मैं जितनी भी अपनी वीडियोस हम जितने भी लेक्चर बनाते हैं उसमें मैं हमेशा इसको ऑफ कर देता हूँ, सेव ऑन फॉर्मेट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये हो गया लिंटर और फॉर्मेटर। अब हम बात करेंगे बहुत ही ज्यादा फेमस चीज के बारे में जिसका नाम है हमारा एनपीएम। तो एनपीएम की फुल फॉर्म होती है आपकी नोड पैकेज मैनेजर। तो अगर मैं बात करूं कि कितना यूज होगा ये हमारे जावास्क्रिप्ट में, तो ये होगा 0%। जब तक आप जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो आपका ये 0% यूज होगा एनपीएम। जैसे ही आप रिएक्ट में आ जाओगे ये आपका 100% यूज होगा एनपीएम। इसके बिना आप रिएक्ट में काम नहीं कर सकते। जब तक आप जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हो तब तक आप कर सकते हो बिना एनपीएम के। लेकिन जैसे ही आप रिएक्ट में जाओगे या फिर आप किसी भी बैकएंड में जाओगे, नोड में जाओगे, ठीक है, या फिर आप व्यू वगैरह या फिर आप कोई सा भी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी यूज करोगे, तो आप क्या है बिना एनपीएम के आप यूज नहीं कर सकते। क्योंकि जितने भी पैकेज वगैरह होते हैं वो हम एनपीएम से ही इंस्टॉल करते हैं। अभी क्या है, अभी हमारी सिर्फ तीन फाइलें रहती हैं। आप देखोगे HTML CSS वगैरह की सिर्फ 3 फाइलें रहती हैं, तो उनके अंदर कुछ इतना हमें नीड नहीं चाहिए होती एनपीएम वगैरह की। तो अब अभी हम देखते हैं कि एनपीएम वगैरह क्या है और मतलब क्यों बनाया था वगैरह वगैरह। तो पहले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है एनपीएम के बारे में, तो ये आप पढ़ लेना। तो npm स्टैंड फॉर नोड पैकेज मैनेजर, इट इज़ अ कमांड लाइन इंटरफेस टूल। तो इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इंस्टॉल नोड जेएस। ठीक है, तो ये npm जो है ये एक पैकेज मैनेजर है जो रजिस्ट्री से चलता है। तो जैसे ही आप नोड जेएस इंस्टॉल करते हो आपका क्या है अपने आप npm भी इंस्टॉल हो जाता है नोड जेएस के साथ साथ। तो अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोड जेएस है, नोड जेएस बोल रहा हूँ कि सिर्फ npm है। यान करके भी एक आता है, वो भी एक पैकेज मैनेजर है। अगर आप गूगल में सर्च करोगे यान, तो देखो यान भी एक आपका पैकेज मैनेजर है। और एनपीएम तो कह रही है आपका एक पैकेज मैनेजर। तो दोनों अलग अलग पैकेज मैनेजर हैं। आपके जावा स्क्रिप्ट के जो पैकेज है उसको ये हैंडल करते हैं। कहाँ गई है फोटो, हाँ। तो देखो कि यहाँ पे बता रखा है कि एनपीएम क्या करता है और यान क्या करता है, क्या क्या चीज़ों में सपोर्टेड वगैरह है वगैरह वगैरह। ये हमारे कुछ काम की है नहीं इसलिए हम इनको पढ़ नहीं रहे। हम जल्दी से क्या करेंगे, सबसे पहले मैं करूँगा नोड जेएस। तो सबसे पहले काम तो हमने पहले ही नोड जेएस इंस्टॉल कर लिया था, तो कर लेते हैं दोबारा एक बार फिर से। मैं एक बार cmd खोल के अपना वर्जन देख लेता हूँ, मेरा वर्जन कौन सा है। नोड -v, तो मेरे में 18.15 है और 18.16 आ गया है। तो जैसे ही क्या होता है कि आप इसको नोड जेएस को इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो जैसे ही आप नोड जेएस को इंस्टॉल करोगे जो आपका npm है
वो अपने आप ही इंस्टॉल हो जाएगा इसके साथ। तो मेरे में पहले से इंस्टॉल है, इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा। और अब हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको इंस्टॉल करना है Node.js, और यहाँ पे लिखा है npm ऑटोमेटिकली इंस्टॉल विद Node.js। तो जैसे ही आप Node.js इंस्टॉल करोगे, आपका जो है npm अपने आप ही इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपको तीसरा काम क्या करना है कि आपको npm की वेबसाइट में जाना है और अपना एक अकाउंट बनाना है। तो चलते हैं, फिर गूगल में चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं npm। तो जैसे ही आप npm करोगे तो आपको ये पहली वेबसाइट मिल जाएगी। तो इसे आप ओपन करोगे तो पहले टाइम ये कुछ ऐसे दिखेगी, बिल्ड अमेजिंग थिंग्स, टेक योर जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट अप अ टॉप नॉच। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो, तो जितने भी जावास्क्रिप्ट में हम कोड वगैरह लिखते हैं, तो उसको क्या करते हैं हम एक सर्वर में रख देते हैं। ठीक है, उस सर्वर की उन लोगों ने क्या करा, एनपीएम वालों ने एक फाइल बना दी। तो जब भी आपको किसी और का कोड एक्सेस करना होगा, तो आप किससे कर सकते हो, आप एनपीएम से कर सकते हो। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको उसके लिए साइन अप करना पड़ेगा और इसमें अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले से मेरा इसमें अकाउंट है, तो मैं डायरेक्ट साइन इन कर लेता हूँ। वन टाइम पासवर्ड आ गया इसमें, पहले मैं इसे डाल देता हूँ। ओके, ये कहाँ, एयरबीएनबी का सर्च कर दिया इसने। तो ये कुछ स्टार्टिंग में कुछ ऐसा दिखेगा, तो उसमें आप क्या करना, पहले सबसे पहले अपना एक अकाउंट बना लेना। तो जब आपको अपना कोई जब आपको कोई अपना पैकेज बनाना होगा, तो आप इसमें क्या है डाल सकते हो। तो टू इंस्टॉल एनी पैकेज वी, अच्छा तो उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा कि ये एनपीएम है क्या। तो क्या होता है कि आपने कोई कोड लिखा, ठीक है, जैसे कि आपने कोई बहुत अच्छा कोड लिखा। अब आप चाहते हो कि वो कोड क्या है और लोग भी यूज़ करें। ठीक है, जैसे कि आपने कोई बहुत अच्छा कोड लिखा प्राइम नंबर का, तो आप चाहते हो कि और लोग भी यूज़ करें। तो आप क्या चाहते हो कि आप कैसे दोगे उसे, या तो आप फंक्शन में लिख के दे दोगे, जो कि बहुत बेकार तरीका है, या फिर आप क्या करोगे, आप एक फाइल बनाओगे जिसको आप नाम दोगे अपना या फिर जो आपको अच्छा लगता है, जैसे कि prime.js। ठीक है, फिर आप उसको क्या करोगे, उसको आप npm में डाल दोगे। और फिर क्या है, उस वहाँ पे npm में एक कमांड मिलेगी, जिससे कि जैसे ही जो कोई भी है, जैसे ही वो उस कमांड को अपने npm में डालेगा या फिर अपने CLI में डालेगा, वो पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा उसके उस फ़ोल्डर में, और वो उसको ईज़िली यूज़ कर पाएगा। रेदर देन कि वो पहले आपकी वेबसाइट में आएँ, उसको डाउनलोड करें, फिर उसको इंस्टॉल करें, फिर उसे अपने में इंक्लूड करें। ठीक है? सबसे अच्छा क्या रहेगा कि आपने क्या है, npm में क्या करा, एक सर्वर बनाया और उन्होंने कहा कि हम क्या है कि हम पैकेजेस को होस्ट करते हैं। जैसे कि आप क्या देख सकते हो, उसमें आप रिएक्ट का देख सकते हो। आप लिखोगे npm react, तो आप देखोगे रिएक्ट वालों ने अपनी जितनी भी फाइल है, मतलब कि जितना भी उनका उनने जावास्क्रिप्ट लिखी है, तो देखो उन्होंने सारी यहाँ डाल रखी है। तो आप इनका देख सकते हो कि कहाँ कैसे इंस्टॉल करते हैं और वगैरह वगैरह। आप देखोगे यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा डिपेंडेंट है, मतलब 1 लाख से ज़्यादा सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है रिएक्ट के ऊपर। ठीक है, और आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। आप इनका ये क्या है, ये इनकी कमांड है कि जिससे कि आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, इनका रिएक्ट जेएस। तो ये हमारा कुछ npm होता है, तो काफ़ी कूल सा है ये। तो जब आप रिएक्ट वगैरह चलाओगे तो काफ़ी ज़्यादा काम आएगा उसमें, तो बिना रिएक्ट के बिना npm के कुछ होता ही नहीं है। तो अब वापस चलते हैं अपने उसमें, हम क्या बात कर रहे थे। तो अब हम बात कर रहे थे कि हम किसी भी पैकेज को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो किसी भी पैकेज को आप दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो, या तो आप उसको लोकली कर सकते हो, या तो आप उसको ग्लोबली कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो हमारा लाइव सर्वर है, उसको हम क्या करेंगे, ग्लोबली ग्लोबली इंस्टॉल करेंगे। तो पहले से मेरे में हमारे में लाइव सर्वर इंस्टॉल है, लेकिन तब भी एक बार हम दोबारा से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टर्मिनल कैसे खोलते हैं। तो अपने कोड में वापस चलते हैं। तो टर्मिनल खोलने के लिए आपको क्या करना है, सबसे ऊपर ऊपर टर्मिनल लिखा है, यहाँ पे क्लिक करो और फिर यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक करो। तो ये कुछ ऐसा खुल जाएगा आपका टर्मिनल। यहाँ से आप ये टर्मिनल चेंज भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये CMD में खुलता है कंप्यूटर के। यहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप इसको गिट बैश मतलब कि जो गिटहब वाला आता है, आप इसको पावर शेल, और आप जिस जो जो भी CLI आपको पसंद है, आप उसको उसमें खोल सकते हो, जो कि बहुत छोटी सी और नॉर्मल सी बात है। दोबारा मैं CMD वाले में आ जाता हूँ। और इसका एक और शॉर्टकट तरीका क्या है कि आप अपने जो आपका कीबोर्ड है, उसमें आप कंट्रोल और बैकटिक दबाओ तो ये अपने अचानक से खुल जाता है। और जैसे आप इसको दोबारा दबाओगे, ये क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो उसको दोबारा खोल लेता हूँ मैं अपने टर्मिनल को। और अब देखते हैं कि कैसे हम ग्लोबली इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लाइव सर्वर को। तो आपको ये कमांड लिखनी है। तो उस कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ।
कॉपी। तो npm install -g, तो उसमें जो -g है वो मतलब कि ये आपका ग्लोबल पैकेज है। ग्लोबल पैकेज का मतलब क्या होता है ना, वो सिर्फ आपके फोल्डर में इंस्टॉल नहीं करेगा, वो आपके पूरे जो आपका डेवलपर एनवायरनमेंट है, मतलब कि जो आपका VS कोड है, आपके पूरे कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल कर देगा उस चीज़ को। यहाँ पे क्या लिखा है npm install, कि आप npm इंस्टॉल कर रहे हो, मतलब कि उनकी रजिस्ट्री यूज करके, npm वालों की रजिस्ट्री यूज करके आप ये इंस्टॉल करना चाहते हो। -g का मतलब क्या है कि ये ग्लोबल पैकेज है, मतलब कि ग्लोबली से इंस्टॉल करना है। और फिर क्या है लाइव सर्वर, लाइव सर्वर क्या है उसका पैकेज का नाम। तो चलते हैं इसमें, और यहाँ पे अब जो हमें कमांड थी Ctrl+V दबाओगे और फिर एंटर दबा देंगे, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसे इंस्टॉल होने में। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है। तो मेरे में पहले से इंस्टॉल था, तो मैंने दोबारा से इंस्टॉल कर दिया, तो कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इस क्या कहते हैं ग्लोबल पैकेज को। लेकिन ग्लोबल पैकेज को यूज़ करें उससे पहले हम एक और चीज़ देखते हैं कि आप क्या है कि आप CLS लिखोगे तो क्या है कि आपका टर्मिनल पूरा क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि अब हम कैसे लोकल अच्छा लोकली तो पहले से इंस्टॉल होगा ना वो हमारा एक्सटेंशन से। तो अब क्या है कि अब दो चीज़ें हैं, अगर आप अगर अगर आपका जो अगर आपका जो लाइव सर्वर है अगर वो ग्लोबली इंस्टॉल है, तो आप आप यूज़ क्या कर सकते हो, एक कमांड यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है लाइव और लाइव और हाइफन और सर्वर। जैसे आप एंटर करोगे तो आपका जो सर्वर है वो चलना शुरू हो जाएगा, जैसा नॉर्मली गो लाइव पे क्लिक करके होता है। ठीक है, जो गो लाइव पे क्लिक करके होता है नॉर्मली वैसा सर्वर है ये। तो इसको हम कुछ ऐसे यूज कर सकते हैं। अब अगर आपको इस सर्वर को बंद करना है, ठीक है, बंद करना है या फिर आपको इसको ऑफ करना है, तो आप क्या करोगे, Ctrl+C दबाओगे, तो ये क्या है अपने आप बंद हो जाएगा। अब अगर आप इसे रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे कि वहां से वो हट चुका है। ठीक है, आपकी जो लाइव ये आपकी जो ये वाली जो कमांड है, जो आपकी ये वाली कमांड है, ये आपकी कमांड तभी काम करेगी अगर आपका जो लाइव सर्वर है वो अगर आपका ग्लोबली इंस्टॉल है। अगर वो ग्लोबली इंस्टॉल नहीं है तो ये कमांड काम नहीं करेगी। और दूसरी एक और कमांड है कि अगर आपका जो आपका लाइव सर्वर है वो ग्लोबली इंस्टॉल नहीं है, तो आप ये दूसरी कमांड यूज कर सकते हो जिसका नाम है npx लाइव सर्वर। तो सेम कमांड है, बस npx उसमें थोड़ा ऐड हो गया है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो npx लाइव स्लैश सर्वर। अब एंटर करोगे तो आप देखोगे दोबारा से आपका वही सर्वर चलना शुरू हो जाएगा। तो जब तक आपका सर्वर चल रहा है आप जो चेंजेस करने कर सकते हो, और इसे आप यहाँ से बंद कर दोगे तो नॉर्मली आपका सर्वर चलता रहेगा, जो भी आप इसमें चेंज करोगे चलता रहेगा। नॉर्मली गो लाइव की तरह है, और कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। अब मैं कंट्रोल और बैकटिक दबाऊंगा, और अब देखते हैं कि इस सर्वर को हम रोकेंगे या फिर बंद कैसे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, Ctrl+C दबाना है, फिर वो आपसे पूछेगा कि टर्मिनेट बैच जॉब, तो आप इसमें वाई दबाओगे, एंटर मारोगे, तो जो अब आपका जो सर्वर है वो ऑफ हो गया होगा। अब आप इसे रीलोड करोगे तो देखोगे ये ऑफ हो चुका है। ठीक है, तो ये ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे हम इन दोनों चीजों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इनका इनका क्या यूज है, मतलब अभी तो इनका यूज नहीं लग रहा। ठीक है ना, अभी अगर आप यहाँ पे गो लाइव पे जाके क्लिक करोगे ना तो सेम काम होने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा बिग डिफरेंस नहीं है। लेकिन हम इस चीज़ को सीख रहे हैं क्योंकि जब आप रिएक्ट वगैरह सीखोगे तो उसमें जो क्या है ना, सर्वर वगैरह गो लाइव से नहीं चलते हैं। उसमें जो सर्वर होते हैं हमें npm से चलाने पड़ते हैं, इसलिए अभी से हम इनको हल्के हल्के सीख रहे हैं ताकि हमारी क्या है एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए npm चलाने की। तो बाद में जब आप रिएक्ट वगैरह चलाओगे तो उसमें आपको सर्वर भी इसी से चलाना पड़ेगा, और आपको जो भी चेंजेस वगैरह करने हैं या फिर कोई ऐप चलानी है अपनी रिएक्ट वगैरह की या फिर व्यू वगैरह की या कोई और फ्रेमवर्क की, तो उनमें अलग अलग कमांड दी जाती हैं फ्रेमवर्क से वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं। तो फिर आपको जब उसको अपने npm में डालोगे तो जाके वो रन होगी, और फिर जाके आप अपना अपना देख सकते हो। हम ये जो गो लाइव है ना ये हम सिर्फ तब तक यूज करते हैं जब तक हमारे पास ये index.html, style.css और main.js है। जब तक ये 3 फाइल है तब तक हम ये गो लाइव का यूज कर रहे हैं। जैसे ही हम रिएक्ट में जाएंगे गो लाइव हमारा काम करना बंद कर जाएगा, ये फिर काम ही नहीं करेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक npm कमांड के बारे में। तो सबसे बेसिक npm की कमांड क्या है, npm init। ये क्या करता है, ये आपका एक पैकेज डॉट जेसन नाम की एक फाइल बना देता है। तो उसको हम देखते हैं जाके। तो कंट्रोल प्लस बैकटिक। तो अभी मेरा देखो टर्मिनल काफी भरा भरा हो गया है, तो मैं इसको क्लियर करने के लिए क्या लिखूंगा, CLS। अब लिखते हैं npm init, और जैसे आप एंटर मारोगे द यूटिलिटी ओके, मुझसे इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, ये पैकेज नेम जावास्क्रिप्ट एंटर, वर्जन 1.0 ओके, डिस्क्रिप्शन लिखना कंपलसरी नहीं है, एंट्री पॉइंट मेन डॉट जेएस ठीक है,
टेस्ट कमांड हमें देनी नहीं अभी, गिट रिपोजिटरी है नहीं हमारी, कीवर्ड्स मुझे चाहिए नहीं, ऑथर कौन है तो ऑथर में अपना नाम लिख देता हूँ, लाइसेंस ISC ठीक है। तो देखो उसने एक पैकेज बना दिया और यहाँ पे मैं लिखूंगा यस, ठीक है। तो जैसे ही आपने npm init लिखे होंगे तो वो क्या करेगा, आपकी एक पैकेज डॉट जेसन नाम की क्या करेगा, एक फाइल बना देगा। तो डॉट जेसन क्या होता है, ये एक फाइल एक्सटेंशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप जितनी भी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करते जाओगे वो डिपेंडेंसी यहाँ पे आती जाएगी। आप जो भी अपने फोल्डर में चेंजेस करते जाओगे, कि आपने मान लो कि आपने रिएक्ट जेस इंस्टॉल करा, आपने कोई पैकेज इंस्टॉल करा, ठीक है, तो आपको वो पैकेज यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। डिपेंडेंसी नाम का एक और यहाँ पे बन जाएगा और फिर आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप npm जैसे प्रिटियर है, देखो प्रिटियर भी देखो उसमें लिखा गया है पूरा जावास्क्रिप्ट में। तो देखो आप इसका कोड भी देख सकते हो कि आपको प्रिटियर का कोड भी मिल जाएगा। एक बार को मैं एक कमांड चला के देखता हूँ अगर चलेगी तो। आई थिंक ये लोकल वाली होनी चाहिए, नोड मॉड्यूल। देखो इसमें देखो अब ये चीज़ें ऐड होती जाएंगी, जो जो चीज़ें आप इसमें डालते जाओगे वो चीज़ें आके यहाँ पे ऐड होती चली जाएंगी। जैसे मैंने अभी प्रिटियर इंस्टॉल करा तो देखो जो नोड मॉड्यूल था उसने बता दिया कि जो आपका प्रिटियर है वो इंस्टॉल करा गया है, कौन सा इसका इंजन है, इसे अपडेट करना है या नहीं करना है, या इसका वर्जन कौन सा है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे बहुत सारी कमांड है आपकी npm की जो कि हमें बहुत ज़्यादा काम आती है। तो सबसे मेन कमांड तो इसकी ये npm init है। तो ये पहले फोल्डर बनाता है, फिर उसके बाद ही आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद तो जितनी भी कमांड है ये आप यूज़ नहीं करोगे अभी के लिए, बट ये आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आएंगी, इसलिए मैंने इनको अभी से बता दिया कि कौन कौन सी ये कमांड है हमारे पास। तो जैसे कि हम क्या करते हैं, बूट स्ट्रैप इंस्टॉल करके देखते हैं। तो बूट स्ट्रैप, तो बूट स्ट्रैप में जाते हैं तो देखोगे इनके फ्रंट पेज में आपको npm की कमांड मिल जाएगी। तो उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आता हूँ अपने फोल्डर में, टर्मिनल खोलता हूँ, एंटर करता हूँ। तो ये क्या करेगा, अब मेरा जो बूट स्ट्रैप है ये मेरा इंस्टॉल कर देगा। तो अब देखोगे, देखो उसने एक और पैकेज बना दिया यहाँ पे, देखो बूट स्ट्रैप का। तो ऐसे ऐसे करके जैसे आप इसमें चेंजेस करते जाओगे, जो ये आपका पैकेज डॉट जेसन है ये आपका चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है ये। अब क्या है, देखो आपको नॉर्मली CDN इंस्टॉल करने की नीड नहीं पड़ेगी। नॉर्मली हम क्या करते थे कि अगर आपको बूट स्ट्रैप इंस्टॉल करना होता था तो पहले डॉक्यूमेंट में जाओगे, फिर कहीं जाके इनका कुछ कोई इनका कोड होता है ना, डाउनलोड में होता है क्या, हाँ, तो उसमें डाउनलोड करोगे फाइलें, या फिर ये CDN का यूज़ करोगे। अब ये सब करने से अच्छा है कि आप उसे क्या है ग्लोबली इंस्टॉल कर लो, अपने क्या है अपने फ़ोल्डर में इंस्टॉल कर लो। लेकिन इसकी प्रॉब्लम बस एक है कि फिर आपको काफ़ी ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से हमारा जो npm का टॉपिक था वो भी खत्म हो गया।